नमस्कार, मैं अरविंद मुखरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आमने सामने कौन है। तो आज आमने सामने कौन के नए मेहमान हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंडित श्री धर्मेंद्र किस तिवारी जी। तिवारी जी कई सालों से पत्रकारिता में आगे बढ़े हैं और कई अखबारों में और कई न्यूज़ चैनलों में उन्होंने काम किया है। आप एडिटर के रूप में और भी कई प्रकार से काम करते हैं। आप कटु आलोचक भी हैं और राजनीतिक विश्लेषण भी हैं। हमारे चैनल पे तिवारी जी आते रहेंगे। हमने इनसे बात की है, तो जब भी फ्री होंगे और भी इनके वीडियो आते रहेंगे। आज हम इनका इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू लेने आए हैं और तिवारी जी स्वतः ही तैयार हो गए। तो तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार अरविंद, कैसे हैं? बहुत समय बाद अपनी मुलाकात हुई है। और आपके चैनल के दर्शकों को मैं बता दूं, मैं और अरविंद साथ में पढ़े हुए हैं। स्कूली शिक्षा हम लोग की लगभग साथ में ही हुई है ना। हम लोगों ने 10th भी साथ में किया है, फिर हम लोग नेहरू विद्यालय में भी साथ रहे और हम लोग बचपन से नाटक ड्रामा है। हाँ, थोड़ा आप लोग कभी एक दो नाटकों में भी हमने। हाँ। लेकिन तुम बेईमानी करते थे मेरे साथ। नाटकों में तुम जो है चंद्रशेखर आजाद बन जाते थे, मुझे विलेन वाले रोल अंग्रेजों वाले देते थे। पर्सनालिटी के साथ शूट कर देना तुम्हारे लिए। और लेकिन हाँ, हम जरूर चैनल में अगर फिल्म बनाएंगे तो तुम्हें इस बार अच्छा रोल देंगे। हम लोग अगर बजट जैसा ही बनता है फिल्म का और हम लोग सोच रहे हैं एक फिल्म की, तो उसमें बहुत अच्छा रोल देंगे आपको, ठीक है। तो धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कब से शौक शुरू हुआ और कब से ख्याल आया कि आप पत्रकारी बने। मेरा एक दोस्त है कपिल नायक, वो ललितपुर में पत्रकार है। तो वो कभी उससे मेरे बारे में चर्चा होती है तो कहता है कि लोग जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको कपड़े में लेके आया जाता है, लेकिन जब धर्मेंद्र जी पैदा हुए होंगे तो उसको उनको अखबार में लाया गया होगा। उसका कारण ये है कि पापा पत्रकार थे और ललितपुर में जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, पत्रकारिता की सही शुरुआत हुई थी, जाने माने पत्रकार थे और उसकी शुरुआत आदरणीय पंडित गोपी कृष्ण तिवारी जी के द्वारा ही की गई थी। और ईश्वर ने ये सौभाग्य दिया है कि मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं उनका सुपुत्र हूँ। और तो जींस में है पत्रकारिता। हमारे पापा का साथ देखा है, उनका काम देखा है, उनका काम करने का तरीका देखा है। मैंने देखा कैसे वो रेहड़ी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए लड़ाई लड़ते थे, हमेशा ज़रूरतमंद के लिए खड़े रहते थे। और जब वो निकलते थे तो छोटे तबके के लोग उनका बड़ा ही सम्मान करते थे। तो मुझे लगा यार कि सबसे अच्छा पैसे किसी में भी आप कमा सकते हैं, पैसे आप कैसे भी कमा सकते हैं। पापा ने पैसा नहीं कमाया ना, उनके पास था ज़्यादा, लेकिन उनका जो रुतबा था, उनकी जो इज्जत थी, उसने मुझे इस पत्रकारिता के प्रति आकर्षित किया। इसलिए मैंने ये काम उनका चुना। चाचा जी बहुत बड़े पत्रकार थे और ललितपुर के लगभग सब उन्हें जानते हैं और बहुत मेहनत की उनने। उनका नाम आज एक बड़े श्रद्धा के रूप में उस क्षेत्र में लिया जाता है। तो हम धर्मेंद्र जी से फिर प्रश्न पूछते हैं और ये जानना चाहते हैं, धर्मेंद्र जी आपने एक कहाँ से शुरुआत की, पढ़ाई करने के बाद, इंटर ग्रेजुएशन के बाद आप कहाँ से आपने डिप्लोमा किया और फिर कहाँ कहाँ काम किया, अपना पूरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। अब शुरुआत कहाँ से की ये तो सवाल ही नहीं है। पापा के साथ काम करते थे। पापा के अखबार का जो छोटा मोटा काम होता था, प्रूफ रीडिंग का, पेज डिजाइनिंग का, पेज सेटअप का, हेडिंग वेडिंग लगाने का, कार्टून वगैरह बनवाने का, ये जो छोटे मोटे जॉब्स होते थे वो सब मुझे दिया करते थे। तो पत्रकारिता से तो एक तरह से जा समझ लो आप, जब मैं उस दौर की पत्रकारिता से जुड़ा हूँ जब कंप्यूटर था ही नहीं पत्रकारिता। सही बात है। उसके बाद जब हमने ठाना कि हाँ इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, इसी से ही अपनी घर की रोजी रोटी चलानी है, तो मैंने विचार आया कि थोड़ा इसको अपडेट किया जाए और ललितपुर से आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। तो मैंने फिर मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया आगरा से, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। उसके बाद फिर सहारा समय से पहली शुरुआत की। सहारा समय के बाद वहाँ पर एक अखबार शुरू हुआ था, द सी एक्सप्रेस आगरा में, उससे जुड़ा कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। लगभग कितने साल पुरानी बात, किस सन की बात लगभग? ये मैं आपको बता रहा हूँ 2010 के आसपास की बात, 2010, 11, 12 का दौर था। उसके बाद दैनिक जागरण आगरा में जुड़ने का सौभाग्य मिला। वहाँ से जो है जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जाएँ आई। दैनिक जागरण में काम करने के बाद समझ में आया कि पत्रकारिता आखिर होती क्या है, हम किस दिशा में जाएंगे, हमें किससे लड़ना है, किसको धमकाना है, किसको पुचकारना है। कुल मिला के पत्रकारिता क्या होती है ये दैनिक जागरण ने सिखाया। उसके बाद पत्रकारिता में एक बहुत बड़ी विधा होती है डेस्क की जॉब।
ये सिखाया अमर उजाला ने। अच्छा। अमर उजाला में हमारे संपादक थे आदरणीय लवानिया जी। तो जब मैं उनके पास पहुंचा नौकरी के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार तुम रिपोर्टर तो बहुत शानदार हो, लेकिन मुझे तुमसे कराना डेस्क का काम है। तो मैंने कहा सर मैंने तो जीवन में कभी किया ही नहीं डेस्क का काम। तो उन्होंने कोई बात नहीं, रिपोर्टर भी पैदा होते ही नहीं बन गए होगे, लगे बनाऊंगा। तो उन्होंने फिर डेस्क का काम सिखाया। 6-6.5 साल अमर उजाला में सेवाएं देने के बाद दैनिक भास्कर ने सेवाएं देने का मौका मिला, तो वहाँ पर जो है डिजिटल का काम सीखा। आज जो है मैं अपने आप को ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पत्रकारिता की जितनी भी विधाएं हैं वो पिताजी के आशीर्वाद से उन सब विधाओं में मैंने काम कर लिया है, और आगे भी उसमें कंटिन्यूटी। आप बचपन से ही मतलब वो घर परिवार में जो चीज़ थी तो मतलब उसको आपने हाँ, उस माहौल का एडवांटेज मिला है, और कुल मिला के अपने जीवन के साथ अच्छा कर लिया है। पत्रकारिता के प्रति जो श्रद्धा लोगों के मन में नहीं है, मेरे मन में वो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज जो लोग पत्रकारिता के नाम पे गालियां मिल रही हैं, मैं उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं रखता, क्योंकि अपन लोग वो काम नहीं करते हैं। सही बात है। दरअसल पत्रकारिता की गंदगी कहाँ से आई, अब अपन इस विषय पर चर्चा करें। हाँ। मैं चाहता हूँ नहीं, जो वर्तमान में पत्रकारिता है वो एक चौथा स्तंभ बोले जाते हैं मीडिया को, लेकिन वो भटक गई है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, भटकी नहीं है। दरअसल क्या है, पत्रकारिता में है ग्लैमर। ग्लैमर आप को देख आपको थानेदार भी नमस्कार कर लेता है, एसडीएम साहब भी कहते हैं आइए बैठिए। तो लोगों को मैं ये ग्लैमर देख के, वो लोग भी इस विधा में जुड़े हैं, वो लोग भी इस प्रोफेशन में जुड़े हैं जिनका मूल काम है ही नहीं, जिन्हें ना गिनती लिखना आता है, ना पहाड़े लिखना आता है, ना इमला लिखना आती है, ना निबंध लिखना आता है, और ना किसी से बातचीत करने के संस्कार हैं। पत्रकारिता में 3 विधाएं हैं। एक तो बोलना, दूसरा लिखना, तीसरा सुनाना। तीनों की तीनों नहीं आती। सबसे बड़ा इसमें पत्रकारिता में काम है शब्द संस्कार। जिसके अंदर शब्द संस्कार नहीं है वो मेरे हिसाब से पत्रकार नहीं, चाहे वो छोटे अखबार का हो, चाहे वो बड़े अखबार का हो, चाहे छोटे चैनल का हो, चाहे यूट्यूब चैनल का हो, चाहे बड़े चैनल। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मिला के जो गैर शब्द संस्कार वाले लोग जब अपने आप को पत्रकार कहने लगे, तब से पत्रकारिता को गालियां मिलना शुरू हो गई। हालांकि आज भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके लोग पैर छूते हैं, अधिकारी जिन्हें सम्मान से बुलाते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पदों पर आसीन लोग भी पत्रकारों को बुलाते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं। कुलदीप नैयर हैं जैसे वरिष्ठ पत्रकार, कई पत्रकार हैं। कई पत्रकार ऐसे, भाई हमारे कुल का तो एक प्रधानमंत्री बना है, अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे। सही बात, वो खुद पत्रकार थे। तो लेकिन इन सब के अंदर शब्द संस्कार थे। जिन पत्रकारों के अंदर शब्द संस्कार, जो तथा वो पत्रकार भी नहीं है मेरे हिसाब से, वो सिर्फ लाइजनर है। सही बात है। वो अपने आप को सब प्रेजेंट करते हैं कि हम पत्रकार। हाँ, नहीं सही बात है। तो दर्शकों, अपना YouTube चैनल है, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप धर्मेंद्र जी की कटु आलोचना, मैंने पहले कहा था बहुत अच्छे कटु आलोचक हैं जी, हर मुद्दे पे जी बात कर सकते हैं। हालांकि हम लोग आगे इनसे जुड़ते रहेंगे। अब जानते हैं धर्मेंद्र जी, भोपाल में भास्कर देख रहे हैं आप आजकल, है तो क्या माहौल है वहाँ का, भोपाल के हिसाब से बताइए आप। मतलब वहाँ पे कैसा है, मतलब यूपी एमपी का फर्क पड़ जाता है ना, वो राजधानी है। देखो भाषा हिंदी है। हाँ, हिंदी तो सब जगह एक सी है। मेरा जो मानना है कि पत्रकारिता में अगर आपके पास शब्द अच्छे हैं तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार है और मैं उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ, हिंदुस्तान के संपादक हैं शशि शेखर जी। अच्छा। तो जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो शशि शेखर जी ने एक लाइन दी थी मुझे। हमने कहा कि साहब मैं तो बुंदेलखंड का हूँ, आपके ब्रिज में आके काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा 3 चीज़ें हैं, माटी, पानी और बानी। अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की माटी, पानी और बानी से जुड़ जाएं तो आपको कहीं भी पत्रकारिता करने में दिक्कत नहीं। सही बात। और रहा भोपाल के अनुभव का, तो मैं वहाँ पे सेंट्रल डेस्क पे काम करता हूँ, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल तो वो खैर इशू नहीं रहता है। लेकिन पत्रकारिता में भाषा का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए। बाकी सब बढ़िया है पत्रकारिता, भोपाल और इंदौर का कोई अंतर नहीं रहता है। और आप लोगों को बता दें, अगर भास्कर आपको न्यूज़ चैनल पढ़ना है इनका, तो आप एक ऐप आता है दैनिक भास्कर, हम भी पढ़ते थे। हम एक्चुअली सागर में रहे और बाहर रहे, जब भी ग्वालियर रहे तो हमने भास्कर, आज भी भास्कर हमारे मोबाइल पे भास्कर का ऐप मिलेगा और सबसे पसंदीदा अखबार भास्कर रहा। और हमें बड़ी इच्छा थी कि धर्मेंद्र जी से बहुत मुलाकात नहीं हो पाई थी, इनके पास भी समय नहीं था, लेकिन आज हम सोचे इनसे खुल के बात करें। तो हम चाहते हैं भास्कर इतना लोकप्रिय कैसा बना एमपी में, मतलब पूरा ऐसे इतना जागरण यूपी में, ऐसा एमपी में लोकप्रिय है, क्या कारण है इसका? तो जो मैंने अनुभव किया है पिछले 3 साल में, आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि जहाँ पे सारे अखबार, सारे मीडिया संस्थान सरकार की तरफदारी में लगे थे, वहाँ दैनिक भास्कर अकेला एक ऐसा अखबार था
दैनिक भास्कर एक अकेला न्यूज़ ऐप था हाँ। जो वजनदारी से जनता की बात उठा रहा था और बता रहा था लोगों को कि किस तरह मौतें ज़्यादा हो रही हाँ, हैं हाँ, हाँ। और दिखाई कम जा रही हैं। सत्य। शमशान पे हमारे हाँ। जिस समय लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, उस समय हमारे रिपोर्टर जो है कब्रिस्तान में और शमशान घाट में जाके लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये जो हमारे संस्थान में का की जो परंपरा है, जो कल्चर है, जो आदरणीय रमेश चंद्र अग्रवाल जी ने जो परंपराएं बनाई हैं, इसका श्रेय मैं उसी को दूंगा और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो धर्मेंद्र जी से हम जानेंगे कि धर्मेंद्र जी आप कैसे मैनेज करते हैं। आप एक्चुअली ललितपुर छोटे से ज़िले से हैं, आप इतने बड़े सिटी मतलब महानगर भोपाल में पहुंचे, फिर आपको शुरुआत में तो कठिनाई आई होगी घर से बाहर, क्योंकि आप घर में अकेले भी हैं शायद है तो कैसे मतलब मैनेज किया शुरुआती दिनों में आपने? देखो, हमारे यहाँ कहा जाता है एक पूत चूल्हे पे मुंह। सही बात है, बुंदेलखंडी कहावत है। क्योंकि मैं भी इकलौता हूँ, इसलिए नाम से पूछ रहा हूँ। तुम भी अपने माता पिता के इकलौते हो, हाँ, मैं भी इकलौता ही हूँ। हाँ। तो ये दिक्कत थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन ये है कि चीज़ों से जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। पापा ने कहा था कि अगर आज संघर्ष नहीं करोगे तो कुएं के मेढक बन के रह जाओगे। सही बात है। तो जो भी है सब पिताजी का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का मार्गदर्शन था, अपन चलते चले गए। नहीं, पिताजी का आशीर्वाद सही है और आप सही जगह पे उस समय। हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहो और एक दिन फ्रंट पे देखो, क्योंकि आप थोड़ी चर्चा आप थोड़ी ललितपुर के माहौल में हो जाए वर्तमान में। धर्मेंद्र जी, ये किसानों की जो मौत हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही है, बड़े दल जैसे बड़े नेता आ रहे हैं, ये क्या है? मतलब समझ में नहीं आता किसकी कमी है, सरकार की कमी है, जनता की कमी है, या किसानों में कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? लगता है आपको, आप तो थोड़ा अनुभव रहा होगा इसका। देखो अरविंद, मेरा मानना ये है कि इस देश में किसी भी प्रकार के कोई भी संसाधन की कमी नहीं है। कमी है तो मैनेजमेंट। जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी समस्याएं हो रही हैं, ना उनके लिए नेता जिम्मेदार हैं, ना उनके लिए किसान जिम्मेदार हैं, इन सब के लिए लाल फीताशाही जिम्मेदार है। हमारे देश में अफसरशाही इस कदर हावी है जिसके आगे नेतागिरी अफसर और जो है घुटने टेक। सही बात है। क्या है, नेता सब भ्रष्ट हो गए। नेताओं को चाहिए कमीशन देंगे अफसर। कमीशन के चक्कर में नेताओं ने अपने आप को अधिकारियों के पास गिरवी रख दिया है। हमारे गुरुजी थे आदरणीय अमावस गिरी जी महाराज, सीता पाठ जी के महंत थे। तो वो एक किस्से सुनाते थे। वो कहते थे पुराने जमाने में राक्षस होते थे, भैंसासुर, नरकासुर, ये असुर, वो असुर। कहले आज के जमाने में सबसे बड़ा असुर जो है, सबसे बड़ा जो राक्षस है, वो है कमीशन। सही बात है। इस कमीशन रूपी राक्षस ने सारी विकास योजनाओं को खा लिया। अब जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसे अफसरों की है जो ये कसम खा गए हैं कि हाँ, ये कमीशन रूपी राक्षस का वध करेंगे। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है जी? समझ में नहीं आती, बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मतलब ऐसी उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस नीति, ये फलाना ढकाना की बातें हो जाती है, लेकिन ये क्यों ऐसा क्यों होता है? पैसे की आग नतमस्तक क्यों हो रही है दुनिया जी? समझ में नहीं आता है। मैं तो देखो, ये हमारे मन के अंदर के लालच है। हाँ। सीधी बात है, आज के ज़माने में ईमानदार वो है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, और बेईमान वो है जिसको बेईमानी करने का मौका तो मिला, वो बेईमानी ना कर पाया। सही बात है। तो सीधी बात है कि माया के वशीभूत हम सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। हो सकता कि अगर कभी हमें ऐसा मौका मिले तो हम भी चोर बन जाए, लेकिन ईश्वर ना करे तो कभी, क्योंकि अपना तो सीधा पुराना है, साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, उस साथी भी भूखा ना जाए। वो ये बाकी लालच है हमारे अंदर का, और कुछ नहीं है। इसको खत्म होना बड़ा मुश्किल है। धर्मेंद्र जी, भावी योजनाएं क्या है आपकी? क्या मतलब और क्या अभिलाषा रह गई है मतलब इस क्षेत्र में आप जाए हो, मतलब कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप? मतलब क्या है भविष्य की योजना है आपकी, फ्यूचर प्लान? हाँ, योजना जी अच्छा सवाल है। दरअसल मेरा मानना ये है कि हम जो अपने समाज को क्या दे के जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अभी हमारा जो काम चल रहा है, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, वो काम ये है कि जितने भी अंधविश्वास हैं, जितनी भी कुप्रथाएं हैं, इनके खिलाफ एक जंग हमारी चल रही है। अच्छा। बौद्धिक जंग है ये, कोई मतलब तीर तलवारों वाली नहीं है। हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और हमारे सनातन धर्म में कौन सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कुप्रथाओं से जुड़ी गई हैं, लेकिन वो कुप्रथा नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ आज का ही। आज गोवर्धन जी की पूजा होती है, तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में
ऐसा कहा जाता है कि इस पूजा को सिर्फ लड़के ही करते हैं, हाँ ऐसा कहा है। लड़कियां नहीं करती हैं, और लड़कियां करती हैं तो उनकी दाढ़ी मूछ हो जाती है। अच्छा। हाँ ऐसी है कुछ समूह तबके में, हमारे यहाँ भी थी। तो हमारी मेरी बेटी है, बस 5-6 साल की है अभी, तो उसने पूछा मैं क्यों नहीं करूँगी, वो क्यों बड़ा शब्द आया। हाँ, मैंने मम्मी से पूछा, उन्होंने कहा भाई करते नहीं, मेरी हाँ, सास भी नहीं करती तो मैं भी नहीं करा सही बात दूंगी। है, हाँ। तो मेरे जितने संपर्क में जितने भी शास्त्री थे, मैंने सबको फ़ोन किया, सबसे कहा ये शास्त्र संवत कोई उत्तर हो मेरे पास तो बताओ। तो नेहरू महाविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री, तो उन्होंने मुझसे कहा कि धर्मेंद्र बाबू, हिंदू धर्म में कोई भी ऐसी पूजा नहीं है जिसमें आदमी अपनी पत्नी के बिना हाँ, नहीं, सही बात करता हो। हाँ। तो कहने पहली लाइन तो ये गलत है कि बेटियां पूजा नहीं करती सही हैं। बात। और दूसरा ये है कि गिरिराज जी की जो सबसे पहली पूजा हुई थी अच्छा। वो गोपियों ने की थी। हाँ। दूसरी जो पूजा हुई हाँ, तो थी कैसे नहीं हो सकती फिर? वो हाँ, कृष्ण भगवान की माँ जसोदा ने यशोदा ने की की थी, सही बात। थी। कहले फिर उस पर रोक कैसे। तो कुल मिला के यही है कि जो बुद्धि विकृति, लक्षण। हाँ जो विकृतियां हैं, जो समाज में गलत मैसेज हैं, उनको क्लियर करना मथुरा है। चलती चलती बीच में गायब हो गई। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, ये धर्म में नहीं है, धर्म में नहीं है, वही तो कह रहे हैं। ये लिखित परिणाम नहीं, लोकाचार में हाँ, हमें हाँ, चीज है। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई हमें अब लड़कियों से नहीं कराना, उनने डिसीजन लिया, अगली पीढ़ी ने उसको फॉलो किया, धीमे धीमे चलते वो लोक परंपरा बन गई। अब कहते हैं कि हम कहीं जा रहे हो, काली बिल्ली रास्ता का, हाँ। यार भाई बिल्ली अपनी रास्ता जा रही है, हम अपनी सही। रास्ता जा रहे हैं। कुल मिला के ये धर्म के नाम पे जो ये दुकानें हाँ, चलाई दुकानें गई हैं, चल रही, अंधविश्वास, सही बात है। इनके खिलाफ अपना जो है अभियान नहीं, अभियान- चलाने का काम अपना शुरू करना है। नहीं, अपना भी अभियान यही है। हमें भी याद आ गई घर की घटना, पूजा हो रही थी कुछ समय पहले, तो हमने कहा पापा से, मतलब लड़की थी वो, हमारी लड़की है पारुल, तो पापा से कहा, पापा कह रहे नहीं इसका जो होता है भगवान का जो मोह का, वो कि लड़के खाते हैं, तो उन्होंने उसको खिला दिया। वो कही दादू हमें नहीं बर्फी है। तो बर्फी दूसरी मिले, मतलब ये है वास्तव में ये चीजें हैं। हमने मतलब हमने फिर आज अपनी बेटी से करवाई गोवर्धन जी की पूजा। तो अगली बार फिर अगले साल हम सोचते हैं इस बात की, तो वो पूजा हो चुकी, लेकिन हाँ उन्होंने उसका पूजन का वो खिलाया भी नहीं लड़की को, मतलब ये कहा कि ये नहीं खाती, लड़की खाते जी, तो मना दरअसल करते। उसके हाँ। पीछे एक कारण है। लोग कहते हैं कि कुल जो होता है लड़की लड़का चलाता लड़का है, चलाता भाई लड़की क्यों नहीं चलाती। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी इकलौती संतान थी इंदिरा गांधी, हाँ, हाँ, उनकी बेटी। बेटी हो जो चल आज जब राहुल गांधी की जिक्र होता है इंदिरा गांधी के नाती का, हाँ। कहते कौन है, कहले ये नेहरू जी के वंशज हैं। वंशज है, कोई नहीं कहता फिरोज गांधी के सही वंशज बात हैं। है, हाँ। सब उनको यही बताते हैं कि ये नेहरू जी के गांधी, वंशज हाँ हैं। नेहरू जुड़ गए, हाँ, हाँ। आदमी को अपना कद इतना बड़ा करना चाहिए कि उसका कुल अपने आप चल जाए। 17 अब वो जब आपका खुद का कद इतना बड़ा नहीं होगा तो आपका कुल कैसे चलेगा। लड़का और लड़की से कद नहीं चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर धर्मेंद्र जी जब भी फ्री होंगे, मतलब तो हम इनसे और किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।